दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। ज़रूरतमंद छात्रों को बेहतरीन स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए आरटी की स्कीम सरकार की तरफ से मुतारिफ़ कराई जाती है। इस स्कीम के तहत मुमरा शहर से 400 के करीब बच्चों ने फॉर्म भरा था। इनमें से 57 बच्चे योग्य हुए हैं, जिनके फॉर्म्स राष्ट्रवादी कार्यालय पर आज उनके अभिभावकों को सौंप दिए गए हैं। राइट टू एजुकेशन हो या इस तरह की दूसरी स्कीमें, इन सभी स्कीमों की पूरी मालूमात जनता तक पहुंचाना और इन स्कीमों के ज़रिए जनता को फ़ायदा दिलवाना, ये काफ़ी मेहनत तलब काम है। और इस मेहनत का सेहरा बनता है एनसीपी की माइनॉरिटी सेल की टीम के सर। एनसीपी माइनॉरिटी सेल की टीम के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष जनाब इशरत शेख की रहनुमाई में एनसीपी माइनॉरिटी सेल की टीम की महिलाओं ने भी काफ़ी मेहनत की और इन सबों को एनसीपी माइनॉरिटी सेल के थाने शहर अध्यक्ष जनाब मुफ्ती अशरफ साहब का भी काफ़ी योगदान रहा है। इशरत शेख जो कि अल-इमदाद फाउंडेशन भी चलाते हैं, वो अपनी फाउंडेशन के बैनर तले, इसके साथ ही एनसीपी माइनॉरिटी सेल के बैनर तले हमेशा से जनता की खिदमत के काम अंजाम दे रहे हैं। ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए जो स्कीमें होती है वो उन तक पहुँचाने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए मुफ्ती अशरफ साहब और इशरत शेख दोनों ही ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। इशरत साहब का ये कहना था कि भले ही हमारी कौम में अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इस कमी को ज़रूर पूरा करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि मुमरा शहर में ज़रूरतमंद बच्चों को तालीम की कोई कमी ना रहे। सरकार की तरफ से आने वाली जो भी स्कीमें हैं, जहाँ तक हो सके वो हम उन तक पहुँचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, मुफ्ती साहब बताएं, आज ये प्रोग्राम जो आयोजन किया गया राष्ट्रवादी पार्टी ऑफिस में, किस तरह का प्रोग्राम था और यहाँ क्या एक्टिविटी? आज हमारे राष्ट्रवादी कार्यालय के अंदर राइट टू एजुकेशन तालीमी हक जो सरकार ने हर किसी को प्रोवाइड किया है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जिनको हम कहते हैं जो मुफलिसी की लाइन में आते हैं, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिनके पास सारे सबूत होते हैं, उनको स्कूल के अंदर 25% 25% उनको रिजर्वेशन है। आज हमारे मुमरा कलवा के माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट इशरत हुसैन साहब ने बड़ी मेहनत और स्ट्रगल और सेक्रीफाइस के साथ मेहनत की और इन्होंने तकरीबन 375 फॉर्म उनके पास आए, जिसमें से आज हमने फर्स्ट एवर राउंड के अंदर हमने 57 फॉर्म पेरेंट्स को हमने दे दिए हैं और इंशाल्लाह सेकेंड राउंड के अंदर भी हम अनकरीब बहुत जल्द इंशाल्लाह देंगे। मुफ्ती साहब, अक्सर हम देखते हैं कि इशरत हुसैन साहब चाहे वो एनसीपी के माइनॉरिटी सेल के अधीन हो या फिर उनकी जो एनजीओ है अल-इमदाद फाउंडेशन, उसके ज़रिए हम देखते आ रहे हैं कि उन्होंने भी हाल ही में स्किल इंडिया का भी प्रोग्राम रखा था, काफ़ी हद तक कामयाब हुआ और खुशी की बात यह है कि दुनिया तक से फ़ोन आया हमें कि हमें भी ये करना है हमारे साथ। तो ये कहा जाता है ना, अकेला शिवाजी कब तक लड़ेगा, तो ये शायद आपकी जमात का, आपकी टीम का एक ऐसा सिपाही है जो शायद कहीं ना कहीं अकेला पड़ जाता है काम करने के लिए। आपका साथ है, इनकार नहीं कर रहे हम, लेकिन जो अवेयरनेस शहर में होना चाहिए वो काफ़ी हद तक कम नज़र आ रही है, क्योंकि एक अकेले इंसान की मेहनत, आप लोगों की मेहनत, काफ़ी एजुकेशन को लेकर बेदारी नहीं है हमारी कौम में। क्या कहेंगे सर? तो तालीम को लेकर बेदारी हमारे कौम के अंदर बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि सीख नॉलेज फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, मतलब तुम इल्म को हासिल करो, माँ के गोद से सीखना स्टार्ट करो, यहाँ तक कि तुम कब्र के गोद तक पहुँच जाओ। और जहाँ तक आपने बात की हमारे इशरत हुसैन साहब की, तो ऐसा नहीं है, अभी हमारे प्रेसिडेंट शमीम खान साहब ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया और उनको कहा कि इशरत हुसैन साहब, तुम्हारी मिसाल यूँ है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां पूरा बनता गया। तो इशरत हुसैन साहब हमारे सिपाही हैं, हमारे हीरो हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं इंशाल्लाह, और ये करेंगे और हम उम्मीद करते हैं आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। जो कमियां उनकी होंगी आप सह उनके साथ? कमियां तो इंशाल्लाह देखो, जो इंसान काम, जैसे आपने कहा ना कि शिवाजी अकेला कब तक लड़ेगा, तो इंसान है, जो इंसान काम करेगा उससे गलतियां होंगी, लेकिन इशरत हुसैन साहब ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया है और इन्होंने तकरीबन, अगर कोई जरूरत पड़ती है तो आप है साथ? मैं नहीं, बल्कि हमारी पूरी टीम इनके साथ में है और हमारी पेरेंट बॉडी, यूथ बॉडी, वुमेन्स बॉडी, यूथी बॉडी, सारी हम उनके साथ में हैं और इंशाल्लाह हम आखिरी दम में साथ देंगे इंशाल्लाह उनका। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद, एक अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है, तालीम की तरफ आपको कदम बढ़ाया और मुफ्ती साहब में मौजूद है। लेकिन जिन लोगों को फॉर्म नहीं भरा गया है, बहुत से पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, तो उनको कैसे पता करेगा, उनकी जो मामला छूट गया उनको कैसे पूरा करेगा?
देखिए, ये हम लोग है ना करीब आईटी राइट टू एजुकेशन का जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है वो फरवरी और मार्च में होता है, लेकिन इसकी तैयारी हम लोग करीब दिसंबर से शुरुआत कर देते हैं। दिसंबर से हम मैसेजेस के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए से या फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से या आप जैसे पत्रकारों के वीडियो वायरल होने के ज़रिए से हम लोग इसको वायरल करते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं ये मैसेज लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, या तो फिर एक होगा कि पेरेंट्स इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहे हैं, या मैं उन पेरेंट्स को मैं अपील आप लोगों के माध्यम से करना चाहूँगा कि ये जो आरटी की स्कीम है, राइट टू एजुकेशन है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई गई है और आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। हम वो सिपाही हैं जो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में, हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब, सईद अली भाई साहब, नजीब मुल्ला साहब, हमारे एजुकेशन आइकोनिस्ट मिसेस रुदा अवार्ड साहिबा, उन सब के मार्गदर्शन में, उन सब के अंडर कंट्रोल के अंदर में मैं ये वादा करता हूँ कि आने वाले साल में ये जितनी सीटें फुल खाली जा रही हैं उसको पूरी की पूरी फुल करने की कोशिश करूंगा मैं। इसकी कुछ तारीख है क्या, कोई मियाद मुकर्रर है कि इतने दिनों में ही है, फला तारीख तक ही ये फॉर्म भरे जाने हैं? यस, ये मैंने जैसे कहा कि फरवरी में इसकी डेट ओपन होती है और मार्च के 15 मार्च के आसपास में, जैसे इस साल में 10 मार्च को क्लोज हो गया था, तब तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये जिन लोगों को एप्लीकेशन हमने कर दिया है, जैसे कि हमने एक 175 ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे हैं, उसका एडमिट कार्ड फर्स्ट राउंड में जो आया है सक्सेसफुल 57 का, ये आगे भी राउंड में आते रहेगा, ये 3 राउंड चलेगा। 172 का कुछ आंकड़ा चल रहा था, तो उनका क्या वेटिंग में है? ये वेटिंग्स में होते हैं, ये वेटिंग्स में हुए हैं, या कुछ डॉक्यूमेंटेशन की स्क्रूटिनाइजिंग में या सिस्टम्स के कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से रुका हुआ है। तो मतलब उनके हो जाएंगे? वो भी होगा इंशाल्लाह, ये पूरे हो जाएंगे। फिर भी कहीं कहीं मैं चाहूँगा, देखता हूँ कि बहुत सारी सीटें खाली चली जाती हैं, तो हमें अफसोस है कि वो सीटें खाली ना जाए। ईश्वर भाई, शहर की कुछ जैसे मशहूर स्कूल है जिनमें तमन्ना होती है पेरेंट्स की, तो क्या इसमें कुछ ऐसी स्कूल है? 2-3 स्कूलों के आप नाम बताएंगे। इसमें सेंट जॉन है, आरटी के अंदर में सेंट जॉन है, अल एहसान है, रहनुमा है, जैसी अच्छी स्कूलें हैं। असदुल्ला स्कूल थी, इसके अंदर में उन्होंने क्विट कर दिया, इन्होंने माइनॉरिटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो अब वो नहीं रहे, नहीं तो उसमें बहुत सारे पेरेंट्स उसमें एडमिशन पाते थे। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी ये सब गिनी चुने, बहुत सारी स्कूलें अच्छी टाइप की हैं, मतलब कोई अपने आप को एनालाइज करता है कि टॉप क्लास है। एक सनशाइन स्कूल है, नाम छोटा है लेकिन एजुकेशन बहुत अच्छा है। यानी कि खासतौर से इंग्लिश मीडियम के लिए ये स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लिए है। कहने का मतलब है कि हम दूसरे लोग पेरेंट्स लोग कहते हैं कि आईटी हमें उर्दू स्कूल में नहीं पढ़ाना है, तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए ही है और गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल की रिजर्वेशन दी गई है। एक अहम सवाल मैं करूँगा आपसे, इस तरफ शायद लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। मुंबई में बहुत सारी स्कूल ऐसी हैं जिनके पास यूटीआई नहीं है और लोग अपने बच्चों को वहाँ दाखिल कर देते हैं, फीस वगैरह भरते हैं, और जब वहाँ से निकाले किसी दूसरी स्कूल में जाकर पता चलता है साहब उनका तो कुछ ना उनकी लिविंग मानी जाएगी ना उनका बोनाफाइड माना जाएगा, तो ये क्या एक तरह से फ्रॉड नहीं चल रहा है? नहीं, ये तो नहीं है कि जैसे मान लीजिए छोटी स्कूल है, शहर का एक ऐसा हमारी सोच ये है कि हर बच्चा पढ़ना चाहिए। बच्चा अपने तरीके से अपने लेवल के हिसाब से छोटी या बड़ी स्कूलों में जाता है। बड़ी स्कूलों की जिसकी यूडाइस है उसकी फीस ज़्यादा है, जो छोटी स्कूलें खुलती हैं उसकी फ़ीस कम होती है, लेकिन वो बोर्ड का पेपर्स वो भर नहीं सकते, वो किसी और के यहाँ से भरते हैं और वो लीगलाइज ही होता है। ये नहीं है कि वो बच्चा 10वीं से बाहर निकला तो इनलीगल है, वो लीगलाइज होता है। हमें पता है वो चीज़ें, लेकिन फिर भी हम एजुकेशन की तरफ देखना चाहते हैं, तो हम उन स्कूलों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी अपने चीज़ों को रजिस्टर्ड कर ले, सिस्टम पे अपडेट हो जाएं, और धीरे धीरे करती भी हैं। वो बच्चा लैप नहीं होगा। जैसे हमारे पड़ोस में अगर कोई छोटी स्कूल खुली, हमने फीस की वजह से हम उस स्कूल में डालते हैं और उसका यूडाइस नहीं है और हम छोड़ देते हैं, तो या तो स्कूल बंद हो जाएगी या वो बच्चा पढ़ने के लिए पढ़ नहीं पाएगा। तो हमारा मकसद यही है कि हर बच्चा पढ़े, और वो भले छोटी स्कूल हो या बड़ी स्कूल हो, कम फीस हो या ज़्यादा फीस हो। मैं छोटी बड़ी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कम फीस और ज़्यादा फीस, यहाँ कैटेगराइज ये है। तो बात है यूडाइस की और यूडाइस ना होने की, ऐसी सूरत में क्या करें? यूडाइस के लिए मैं उन तमाम स्कूलों को अपील करूंगा कि आप लोग रजिस्ट्रेशन यूडाइस ले लें। यूडाइस होना, वो खुद भी जानते हैं कि यूडाइस होने से उनकी मान्यता होगी और बेनिफिट होगी। जिस बच्चों का यूडाइस नहीं होता वो बच्चे स्कॉलरशिप नहीं भर पाते, तो यूडाइस होना ज़रूरी है। ये उनकी जिम्मेदारी है, अगर उन्होंने स्कूल खोला है तो उनकी जिम्मेदारी है कि यूडाइस लें और पूरी सरकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कंप्लीट कराएं।